नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तमिलनाडु में बीजेपी का जबरदस्त विरोध, पीएम मोदी गो बैक के लगे नारे। और दोस्तों, विरोधियों ने पीएम मोदी को तमिलनाडु में पैर नहीं रखने देने की मांग उठा दी है। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि कर्नाटक में कांग्रेस को 130 से अधिक सीटें जीतने की उम्मीद, अपने दम पर सत्ता में आएगी कांग्रेस पार्टी। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि कर्नाटक में बीजेपी का बुरा हाल और इसीलिए पीएम मोदी बार बार कर रहे हैं राज्य का दौरा, डीके शिव कुमार का बयान। चौथी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी से बड़ी फेक न्यूज की फैक्ट्री दुनिया में कोई नहीं है, खुद पीएम झूठ बोलते हैं, सुप्रिया श्रीनेत ने लगाया आरोप। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भाजपा नेता के ट्वीट का दिया ऐसा जवाब कि हो गई बोलती बंद। दोस्तों, क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बदल जाएगी देश की सत्ता, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। और दोस्तों, हर रोज की इस प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जो कि तमिलनाडु से आ रही है, जहां पर पीएम मोदी का जबरदस्त विरोध यहां पर लोगों ने किया है। और तमिलनाडु दौरे पर थे पीएम मोदी, और यहां पर जो विरोधी हैं उन्होंने ये मांग तक उठा दी कि पीएम मोदी को पैर तक नहीं रखने दिया जाए। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध अभी भी जारी है और कांग्रेस और विभिन्न द्रविड़ संगठनों ने इसको किया है। आपको बता दें कि हैशटैग गो बैक मोदी भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और कांग्रेस राहुल गांधी की अयोग्यता का विरोध कर रही है। जी दोस्तों, राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी, उसके बाद जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में गुस्सा है, वहां लोगों में भी गुस्सा है और उन्होंने इसका जो बदला है वो पीएम मोदी गो बैक हैशटैग को वायरल करवा करके लिया है। और तमिलनाडु जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उनका विरोध करके लिया है, काले झंडे दिखाए गए हैं, काले कपड़े पहन के इन लोगों ने विरोध किया है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको बता दें कि विरोध करने के साथ साथ ये मांग भी रखी है कि प्रधानमंत्री को तमिलनाडु में कदम नहीं रखने दिया जाए। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में कांग्रेस को 130 से अधिक सीटों की उम्मीद, अपने दम पर सत्ता में आएगी पार्टी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष नेता और कांग्रेस के कद्दावर नेता सिद्धारमैया वरुणा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को बताया कि ये उनकी आखिरी चुनावी लड़ाई होगी और वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। सिद्धारमैया ने कहा कि मैं वरुणा सीट से चुनाव लड़ रहा हूं क्योंकि मेरा पैतृक गांव इस निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये मेरा आखिरी चुनाव होने जा रहा है, मैं चुनावी राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उन्होंने आगे कहा कि वो सक्रिय राजनीति में रहेंगे, लेकिन चुनाव के बाद दिल्ली में किसी भी पद को स्वीकार नहीं करेंगे। दोस्तों, इसी बीच उन्होंने कहा कि हम इस बार कर्नाटक में 130 से ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी अपने दम पर बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। लोगों ने सरकार बदलने का फैसला कर लिया है, मैं वरुणा से चुनाव लड़ रहा हूं। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि लोगों ने सरकार बदलने का फैसला कर लिया है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में बीजेपी का बुरा हाल, पीएम मोदी बार बार कर रहे हैं राज्य का दौरा, डीके शिव कुमार का बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिणी राज्य के बार बार दौरे से पता चलता है कि कर्नाटक में बीजेपी कितनी कमजोर है। बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 10 मई को होने जा रहा है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि राज्य की जनता ने बीजेपी सरकार को गिराने का फैसला लिया है, जिसे भगवा दल के नेता जानते हैं और इसीलिए बीजेपी के केंद्रीय नेता बार बार राज्य का दौरा कर रहे हैं। शिव कुमार ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और वो जितनी बार चाहे राज्य में आ सकते हैं, लेकिन अब वो चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक का बार बार दौरा कर रहे हैं, जो दर्शाता है कि राज्य में बीजेपी कितनी कमजोर है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि इन सभी प्रयासों से बीजेपी नेताओं ने पहले ही हार मान ली है और राज्य के मतदाता बुद्धिमान हैं और वो सरकार बदलने जा रहे हैं, चाहे कोई भी राज्य का दौरा करे। कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया कि चूंकि वो जनता को आकर्षित करने में सक्षम नहीं है, इसीलिए बीजेपी नेता फिल्म अभिनेताओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी से बड़ी फेक न्यूज की फैक्ट्री दुनिया में कोई नहीं है, खुद पीएम झूठ बोलते हैं, सुप्रिया श्रीनेत ने दिया यह बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें पार्टी ने मोदी सरकार के लाए जा रहे आईटी नियम संशोधन बिल को लेकर आलोचना की। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि इस देश के मीडिया को पीएमओ का चपरासी नियंत्रित करता है और अब इस नियम की वजह से सरकार सोशल मीडिया पर भी आवाज़ों को दबाने का काम करेगी। उन्होंने आगे कहा कि अगर आप कोई असहज सवाल सरकार के सामने उठाते हैं तो अब ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म पर सरकार ने अपने आप को एक अधिकार दे दिया है, एक छत्र राज दे दिया है कि वो उनसे
कहकर उस न्यूज़ को हटा सकती है। अभी अभी बजट सत्र की समाप्ति हुई है और आज़ाद हिंदुस्तान की 75 साल की राजनीति में पहली बार सत्ता पक्ष ने सदन का विरोध किया और सत्ता पक्ष ने सदन नहीं चलने दिया। इसके साथ ही एक संयुक्त विपक्ष ने एक स्वर में इस सरकार को घेरा और अडानी महाघोटाले पर जेपीसी की बात की। हमारे सांसद ईडी जा रहे थे और 200 सांसदों को रोकने के लिए 2000 पुलिस वाले लगाए गए। हमारे संसद में धरना देने पर मार्शल आते हैं, हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं, सदन की सबसे सशक्त आवाज़ को सदन से बाहर कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि समूचा विपक्ष एक साथ खड़ा होता है तो सरकार बौखला जाती है। राहुल गांधी जी के सवालों से ये सरकार बैकफुट पर है, इसीलिए ये हर उस आवाज़ का दमन करना चाहती है जो खड़े होकर इनसे सवाल पूछे। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जब अधिकांश मीडिया को पीएमओ का एक चपरासी व्हाट्सएप के माध्यम से चलाने की जरूरत करता है तो अल्टरनेट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पर खबरें आती हैं और आज इस सरकार ने उन आवाज़ों के दमन की भी बात की। और दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इसमें आप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपके चैनल्स के, अखबार के डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी नेता के ट्वीट पर केजरीवाल ने दिया ऐसा जवाब कि बोलती हो गई बंद। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर को जानने के लिए पहले आप ये ट्वीट देखिए जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हरीश खुराना जो कि दिल्ली बीजेपी के नेता हैं और प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कुछ आंसर पेपर दिखाए हैं, 3-4 आंसर पेपर दिखाए हैं जिसमें बच्चों के कम मार्क्स आए हैं और इन्हीं कम मार्क्स पर उन्होंने लिखा है कि ये देखिए दिल्ली सरकार के स्कूलों का सच, अरविंद केजरीवाल की शिक्षा क्रांति, किसी बच्चे के 80 में से 3 नंबर, किसी के 5, किसी के 9 और हर साल 9वीं में 1 लाख से ऊपर बच्चा फेल होता है और ये कहते हैं कि शिक्षा में क्रांति ला दी है। गजब है। तो दोस्तों ये ट्वीट किया था बीजेपी के नेता ने। अब अरविंद केजरीवाल का जवाब देखिए जिसने बीजेपी की बोलती बंद कर दी। अरविंद केजरीवाल ने इस ट्वीट के जवाब में लिखा कि अगर कुछ बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर रह गए हैं तो हम एक्स्ट्रा क्लास लगाकर उन्हें पढ़ाएंगे और इन्हीं बच्चों में से कोई भविष्य में देश का पीएम बनेगा और हम ये नहीं चाहते कि भविष्य में कोई फर्जी डिग्री लेके प्रधानमंत्री बन जाए। तो दोस्तों यहाँ पर ज़बरदस्त तंज कसा है केजरीवाल ने बीजेपी पर, जिसके बाद भाजपा की बोलती बंद हो गई है। आपको बता दें कि शिक्षा व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है दिल्ली सरकार की जो वो जब किसी राज्य में उसका मॉडल लेके जाती है तो बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती है और दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है उसकी तारीफ जो है वो अमेरिका से भी मिल चुकी है। और उसके बाद अब इस प्रकार के ट्वीट का जवाब केजरीवाल ने दिया है और केजरीवाल इन दिनों लगातार प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर सवाल उठा रहे हैं और वो चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि देश में पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए और यहाँ पर उसी डिग्री को लेकर फिर से उन्होंने तंज कस दिया है और कहा है कि अगर किसी बच्चे के मार्क्स कम आ गए हैं तो हम उनको एक्स्ट्रा क्लास दे करके उनको पढ़ा देंगे, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि वो बच्चा कल को फर्जी डिग्री लेकर देश का प्रधानमंत्री बन जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों इस खबर को लाइक जरूर कीजिएगा। अगली खबर, भाजपा प्रवक्ता को फेक न्यूज़ फैलाना पड़ गया महंगा। कोर्ट ने प्रशांत उमराव पटेल से कहा माफ़ी मांगो। और दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमले की झूठी खबर फैलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों नाराजगी जताई और कोर्ट ने उत्तर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रशांत उमराव पटेल को माफ़ी मांगने को कहा था। साथ ही ये टिप्पणी भी की कि उमराव एक वकील है और उन्हें अधिक जिम्मेदार होना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि इसी मामले में जो एक पत्रकार थे, यूट्यूब के पत्रकार थे, उनको भी एनएसए उन पर लग चुकी है, वो जेल जा चुके हैं। मनीष कश्यप नाम है उनका, वो जेल जा चुके हैं। वहाँ पर आपको बता दें एनएसए उन पर लग चुकी है, लेकिन यहाँ पर ये गंभीर आरोप बीजेपी के खुद के नेता पर लगी है कि ये झूठी खबर फैलाने की कोशिश की गई और इस झूठी खबर फैलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और यहाँ पर माफ़ी मांगने के लिए कहा है। ये बहुत सीरियस मुद्दा है दोस्तों। ये जो झूठी खबर है ये किसी दंगों में बदल सकता था, ये लाखों लोगों को पीड़ित कर सकता था, कईयों की जान ले सकता था और कईयों के जीवन को उजाड़ सकता था, लेकिन ये कुछ नेताओं के लिए महज एक फेक न्यूज़ था जिससे उनको वोट मिल जाता। तो दोस्तों बीजेपी के नेता इसमें पकड़े गए हैं, झूठ फैलाते पकड़े गए हैं और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है और माफ़ी मांगने के लिए कहा है। मनीष कश्यप पे तो एनएसए जो चल रहा है वो चल ही रहा है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। में 32 एमएलए के खिलाफ कोर्ट ने तय किया आरोप, 6 विधायकों पर 9 बड़े आपराधिक मामले पेंडिंग। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर और कर्नाटक इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट में 219 विधायकों के सेल्फ एफिडेविट का एनालिसिस किया गया और रिपोर्ट में कहा गया कि कर्नाटक में 32 ऐसे विधायक हैं जिनके खिलाफ कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत
आने वाले अपराधों के लिए आरोप तय किए हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(1) के तहत आपराधिक मामले वाले विधायकों को दोषी ठहराए जाने पर अयोग्य घोषित किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि कुल 32 विधायकों ने अपने आपराधिक मामलों की घोषणा की है, जिन पर आरपी अधिनियम 1951 की धारा 8(1), 2 और 3 के तहत आरोप तय किए गए हैं। इन पार्टियों में बीजेपी विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा है। 32 में से 22 बीजेपी के विधायक हैं और उसके बाद कांग्रेस के महज 5 विधायक हैं, जेडीएस के 4 और 1 निर्दलीय विधायक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या इन सब की सदस्यता हो जाएगी रद्द और क्या बीजेपी को चुनाव से ठीक पहले लगेगा बड़ा झटका? कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि फिर से कर्नाटक से आ रही है। सीएम बसवराज बोम्मई के राजनीतिक सचिव और बीजेपी विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और इसी बीच शुक्रवार को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के राजनीतिक सचिव और बीजेपी विधायक एमपी रेणुकाचार्य के खिलाफ बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई और इसको लेकर शिकायत चुनाव अधिकारी ने की थी। सीएम बोम्मई का काफिला डोड्डा बल्लापुर के श्री घाटी सुब्रमण्य मंदिर जा रहा था। इसी दौरान चुनाव आयोग की फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने तलाशी ली। दरअसल राज्य में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता वहां पर लागू है। किसी भी चुनावी राज्य में आदर्श आचार संहिता इसलिए लगाई जाती है ताकि कोई भी अपने पद का दुरुपयोग न कर सके और ये इसलिए लगाया जाता है ताकि इलेक्शन निष्पक्ष तरीके से हो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 में होगा सत्ता परिवर्तन, 5 राज्य तय करेंगे देश की तकदीर, संजय राउत का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। संजय राउत ने शुक्रवार को दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सत्ता में परिवर्तन होगा तथा पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और आंध्र प्रदेश देश की नियति निर्धारित करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री एवं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी राउत ने यहाँ एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि वर्ष 2024 के बाद देश में निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन होगा और मैं ये बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं। उन्होंने कहा कि चुनावी लाभ के लिए हिंदू मुस्लिम दंगों को भड़काना और भारत एवं पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल बनाना भारतीय जनता पार्टी की वास्तविक शक्ति है। राउत ने चीन पर केंद्र सरकार की चुप्पी की आलोचना करते हुए कहा कि तो फिर देश में घुसपैठ करने पर भारत और चीन के बीच तनाव का माहौल क्यों नहीं बनाया जाता। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2023 में जीतने के लिए कांग्रेस ने बनाई रणनीति। हारने वाली सीटों पर होंगे 3 सर्वे। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस जिन सीटों पर लगातार 3 या उससे अधिक चुनाव हारी है, उन सीटों पर उम्मीदवार चयन के लिए सर्वे की 3 अलग अलग रिपोर्ट तैयार करने की कवायद कांग्रेस में तेज हो गई है। ये सर्वे एआईसीसी से लेकर प्रदेश कांग्रेस और पीसीसी चीफ कमलनाथ अलग अलग करवाएंगे और इस सर्वे के आधार पर ही उम्मीदवार का चयन और चुनाव जीतने की रणनीति पर काम होगा। प्रदेश कांग्रेस अब जल्द ही उम्मीदवार चयन को लेकर अपनी तैयारी शुरू करने जा रही है। पार्टी पहली बार उन सीटों पर फोकस कर रही है जिन पर वो लगातार हारती रही है। प्रदेश की ऐसी लगभग 65 सीटें हैं जो कांग्रेसी या उससे अधिक बार लगातार हारती रही है। दोस्तों आपको बता दें कि इन सीटों पर फोकस किए जाने की रणनीति सोमवार को कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में बनी थी और इस कमेटी की बैठक के बाद ये तय हुआ कि एआईसीसी के साथ ही प्रदेश कांग्रेस की ओर से इन सीटों पर उम्मीदवार चयन को लेकर सर्वे कराया जाएगा और इस 2 सर्वे के साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी अपना सर्वे करवाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी कांग्रेस, विपक्षी एकता के लिए खड़गे ने नीतीश को घुमाया फोन। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फोन पर बात की। सूत्रों ने कहा कि दोनों नेताओं ने विपक्षी एकता और बिहार में भाजपा को चुनौती देने के लिए भविष्य की रणनीति पर बातचीत की। एक सूत्र ने आगे कहा कि दोनों नेताओं को एक दूसरे से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार कई मौकों पर कह चुके हैं कि वो इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस विपक्ष को साथ लाने की पहल करे। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ने नई दिल्ली का दौरा किया था और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद पवार, डी राजा, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी।
पिछले महीने पटना में CPI-ML के अधिवेशन के दौरान नीतीश कुमार ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद से विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को अपना संदेश पहुंचाने को कहा था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। LG के खिलाफ CJI चंद्रचूड़ की कोर्ट में पहुंचे सिंघवी बोले दिल्ली के शिक्षकों को नहीं जाने दे रहे विदेश, 14 तारीख को इसकी सुनवाई। जी हां दोस्तों, दिल्ली के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए विदेश जाने से रोकने का मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की कोर्ट में पहुंच गया है। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर चंद्रचूड़ से गुहार लगाई है कि वो दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना को मनमानी करने से रोकें। दोस्तों, CJI ने 14 अप्रैल को मामले की सुनवाई के लिए रजामंदी दी है और सुप्रीम कोर्ट के रोस्टर के मुताबिक CJI खुद सारे मामले की सुनवाई करने जा रहे हैं। शिक्षकों को विदेशी ट्रेनिंग न मिल पाने से अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल VK सक्सेना के बीच लंबे अरसे से तनातनी चल रही है। सरकार के प्रस्ताव को मंजूर न करने पर केजरीवाल इतने ज्यादा विफर गए थे कि वो अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ उपराज्यपाल के घर तक पहुंच गए और 16 जनवरी को ये वाकया देखने को मिला। उनकी मांग थी कि 30 शिक्षकों को फिनलैंड भेजने वाले प्रस्ताव को LG तत्काल मंजूर करें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह के रमजान में बिजली वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, CM योगी पर कसा तीखा तंज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा रमजान के मौके पर बिजली वाले बयान पर पलटवार किया और यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए CM योगी आदित्यनाथ को भी घेरा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि जिस भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक भी पावर प्लांट नहीं लगाया और जिनके मुख्यमंत्री एक भी बार सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बोल तक नहीं पाए, वो उत्तर प्रदेश में बिजली की बात कर रहे हैं। प्रदेश के वर्तमान व भविष्य को अंधेरे में ढकेलने वालों के मुंह से प्रकाश की बातें अच्छी नहीं लगती। बता दें कि आजमगढ़ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि मुझे उत्तर प्रदेश ठीक से याद है, जहां पहले कोई रात नहीं थी जब बिजली मिलती थी, केवल रमजान के मौके पर यहां बिजली मिलती थी। आजमगढ़ की छवि को धूमिल करने का काम सपा बसपा की सरकार ने किया है। जिस आजमगढ़ को पूरे देश में आतंक के केंद्र के रूप में जाना जाता था, वहां पर संगीत के महाविद्यालय की नींव रखने का काम किया है। इसके साथ ही आजमगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकारों ने आजमगढ़ की छवि को धूमिल करने का कार्य किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लग रहा है हाई कोर्ट खुद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा मानने लगा है, कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हाई कोर्ट को जारी किया अवमानना का नोटिस। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश की अवहेलना पर मणिपुर हाई कोर्ट को कड़ी फटकार लगाई है और अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है। हाई कोर्ट की एक कर्मचारी के प्रमोशन से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस MR शाह ने कहा कि लगता है हाई कोर्ट अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा मानने लगा है। चीफ जस्टिस से कह दीजिए कि इसे ईगो का इशू ना बनाएं। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि हाई कोर्ट हमारे आदेश ही समझ नहीं पाया। वहीं दोस्तों, मामला मणिपुर हाई कोर्ट की एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार की याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने अर्जी लगाई थी कि सीनियरिटी और मेरिट के आधार पर उसे प्रमोट किया जाना चाहिए था, लेकिन उसके एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट यानी कि ACR को आधार बनाते हुए प्रमोशन नहीं दिया। याचिकाकर्ता के मुताबिक 2016-17 व 19-20 के ACR को नजरअंदाज कर दिया जाए तो भी 5 साल की अवधि के जो बाकी ACR हैं उस आधार पर प्रमोशन मिलना चाहिए था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इसमें आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए बुरे संकेत आ रहे हैं और यहां पर शिवराज सिंह चौहान की घटती प्रभाव या फिर नाराजगी के कारण उनको साइडलाइन किया जा सकता है। असमंजस में है बीजेपी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में खुद को असमंजस की स्थिति में बीजेपी पा रही है और साल के अंत में यहां विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बीच पार्टी में इस बात पर आम सहमति है कि वो मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज के नेतृत्व में सत्ता बरकरार रखने की उम्मीद नहीं है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के नेतृत्व में नहीं है ये उम्मीद कि इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और मध्य प्रदेश में विचित्र स्थिति देखी जा रही है क्योंकि बीजेपी सत्ता विरोधी लहर से जूझ रही है और जमीनी स्तर पर ये पार्टी के खिलाफ है। और आपको बता दें कि यहाँ पर 16 वर्षों से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, लेकिन अब आपको बता दें कि क्योंकि कोई दूसरा चेहरा नहीं मिल रहा है इसीलिए वो मुख्यमंत्री बने हुए
हुए हैं, ऐसा समझ में आ रहा है। और आपको बता दें कि चुनाव से ठीक पहले अगर यहां पर किसी दूसरे नेता का चेहरा सामने किया गया तो कार्यकर्ताओं में जो होगा वो देखने लायक होगा। और यहां पर आपको बता दें कि बीजेपी में जबरदस्त उथल पुथल मचने वाली है और अंदर खाने ये खबर आ रही है कि इस वक्त भाजपा असमंजस में है और पता नहीं चल रहा है कि किसके नाम पर 2023 का चुनाव लड़ा जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकार ने संसद नहीं चलने दी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संसद के सत्र के आखिरी दिन अडानी के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों के साथ तिरंगा मार्च निकालने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार लोकतंत्र के बारे में तो बहुत सारी बातें करती है लेकिन वो लोकतंत्र को कोई महत्व नहीं देती है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे सिर्फ 2.5 साल में अडानी की संपत्ति 12 लाख करोड़ कैसे बनी। उन्होंने कहा कि 50 लाख करोड़ का बजट महज 12 मिनट में कैसे पास किया गया। हमने उनसे ये सवाल हमेशा पूछा लेकिन जब कभी हम बोलने के लिए उठे हमें नोटिस दे देते थे और उसकी मांग करते थे तो वो हमें बोलने की इजाज़त नहीं देते थे। मुझे राजनीति में काम करते 50-52 साल हो गए, हमने इससे पहले ऐसा वक्त कभी नहीं देखा।